नेपाल त्रासदी में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। जल प्रलय में अब तक 359 लोगों की मौत हुई है। चितवन में सबसे ज्यादा 121 शव मिले हैं। नेपाल के 910 लोगों से संपर्क नहीं है। 517 विदेशी नागरिक भी लापता हैं और इस तरीके से 1,500 के आसपास लोग अभी सीधे सीधे इसमें लापता है। अब ये जरा देखिए, नेपाल त्रासदी में ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, कल जब इस वक्त हम लोग आपसे मुखातिब थे तो आपको बता रहे थे वो आंकड़ा 9 से 18 हुआ था और अब ये 359 हो चुका है। और जैसा कल हम अंदेशा जता रहे थे कि जिस तरह से ये आपदा, इसकी विभीषिका, इसकी भीषणता दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ा हो सकता है आंकड़ा और ये अंदेशा सच साबित हो रहा है। 359 24 घंटे बीतते बीतते और इसमें इजाफा परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इजाफा है। कल 18 और आज 24 घंटे बीतते बीते ये 359। नेपाल के 910 लोग ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं हैं और 517 विदेशी नागरिक अब भी लापता हैं। इस तरीके से 1,500 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नेपाल जल प्रलय का ये अपडेट देखिए। मौत का आंकड़ा 359 तक पहुंच गया है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 517 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं। 288 भारतीय लापता होने की जानकारी है। चीन के तिब्बत में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हैं। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बुरी तरह तबाह हुए हैं। मतलब अब तो इनको एक तरीके से अगर बनाया जाना है तो फिर से नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी अभी तक यहां जो कंस्ट्रक्शंस यहां जहां तक भी पहुंचे थे अब उसके नामो निशान नहीं है लगभग। नेपाल में जल प्रलय के लिए चीन जिम्मेदार है क्या, यही दिखाई दे रहा है और वहां की मीडिया भी इस बात को हाईलाइट कर रही है कि उसकी इस त्रासदी के लिए, इस त्रासदी के इतने बड़े हो जाने के लिए, इसकी विभीषिका के इतने बड़े हो जाने के लिए खुद चाइना जिम्मेदार है। चीन की लापरवाही से यह बड़ी तबाही आई है। 45 मिनट तक चीन ने अलर्ट नहीं साउंड किया, जबकि उसको पता चल चुका था कि इस तरह की त्रासदी शुरू हो चुकी है, इसकी बिगिनिंग हो चुकी है। वक्त रहते अगर सचेत कर दिया जाता नेपाल को, नेपाल की मशीनरी को, तो जाहिर है वो और बेहतर तरीके से इससे निपट सकते थे और मौत के आंकड़े, प्रभावित लोगों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। 45 मिनट पहले चीन को बाढ़ के बारे में खबर मिल चुकी थी। मतलब नेपाल को जब यह पता चला और वो थोड़ा बहुत हरकत कर पाए, उससे 45 मिनट पहले चाइना को खबर थी, लेकिन चाइना ने कोई अलार्म साउंड नहीं किया। चीन ने घोर लापरवाही की और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेपाल की मीडिया कह रही है कि ये 45 मिनट, और ये 45 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड उस समय महत्वपूर्ण था इस लिहाज से कि लोग और सतर्क हो जाते, हरकत में आ जाते, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते, उन जगहों को जो इसकी जद में आने वाले थे खाली कर दिया जाता, इवैक्यूएट कर दिया जाता। वो मास मैसेजेस जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने नेपाल के लोगों को तब भेजे जब उनको यह पता चला, और जाहिर है उसके बाद बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं था उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिनको ये अलर्ट भेजा गया था। अगर 45 मिनट पहले या ना सही 45 मिनट पहले, अगर 35 मिनट पहले या आधे घंटे पहले भी उनको और वक्त मिला होता, अलर्ट साउंड किया गया होता, उसके बाद हरकत में आने के लिए, एक्शन लेने के लिए उनके पास अगर वक्त रहता, तो जाहिर है ये त्रासदी इतनी बड़ी नहीं होती। अब जरा देखिए ये मामला क्या है और विस्तार से समझिए। इस पर्सपेक्टिव को लेने के बाद हम आपको मेहमानों की तरफ ले चलेंगे। नेपाल में महाप्रलय के पीछे चीन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है चाइना की तरफ से, और ये लापरवाही नहीं, ये घोर आपराधिक कृत्य है जो चीन की तरफ से किया गया है। लेकिन जाहिर है चाइना इस तरह के मामले में कभी मानता नहीं है, मानेगा नहीं। लेकिन यहां नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में दावा है कि 45 मिनट की देरी से नेपाल को सचेत किया गया, जबकि 45 मिनट पहले ही चीन को तिब्बत में भीषण बाढ़ के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। पता चल चुका था कि वहां इतना बड़ा बर्फ का भीषण बड़ा हिमखंड टूटकर गिरा है और वो 200 मीटर नीचे गिरा जब, तो उसकी वजह से वहां इतना बड़ा एक तरीके से भूमिकंपन हुआ कि वो सिस्मिक एक्टिविटी की तरह लगा। और ये अगर 45 मिनट, ये बहुमूल्य 45 मिनट अगर नेपाल को मिल जाते तो जाहिर है ये विभीषिका, इस आपदा की विभीषिका कम होती। तिब्बत में सुबह 10:30 बजे अचानक भीषण बाढ़ देखी गई और ये चीन ने, जब उसको जानकारी मिल चुकी थी, नेपाल को यह सूचना वक्त रहते नहीं दी।
सुबह 9 बजे रसुआ के जिलाधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को बाढ़ की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करना शुरू किया। जब तक अलर्ट कर रहे थे ये सभी, तभी अचानक सैलाब आ गया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। मतलब अलर्ट साउंड किए जाने के बाद एक्शन में आने के लिए कोई वक्त नहीं मिला। अब यही समझिए कि अगर ये इनपुट पहले दे दिया जाता, आधे घंटे पहले दे दिया जाता, 45 मिनट पहले दे दिया जाता, जैसे ही पता चला वैसे ही वक्त गंवाए बगैर दे दिया जाता नेपाल को, तो नेपाल में इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान हैं खगेंद्र कर्ण, संसद सदस्य हैं, आरएसपी नेपाल के, आरएसपी से ताल्लुक रखता है, नेपाल से हैं। धैर्यकांत दत्त नेपाली पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता, मेजर जनरल वीके दत्ता, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। युक्तेश्वर कुमार, चीन मामलों के जानकार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले युक्तेश्वर जी के पास ही जाता हूं। युक्तेश्वर जी, वहां का मीडिया क्या कह रहा है? क्या उनके पास इस बारे में जानकारी थी और ये वो भी मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं क्या कि इसको नेपाल को पास ऑन करने में उनकी तरफ से देर हुई है? जी धन्यवाद। मैं बिना किसी भूमिका के कि क्या हुआ सबको पता है, सीधे मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जब कल सुबह में तिब्बत की तरफ भूकंप आया और ग्लेशियर टूटा, तो चीन ने निचले इलाकों को इसकी भनक तक नहीं होने दी। हमें पता है कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सैटेलाइट और रडार तकनीक है, फिर भी नेपाल के रसुआ और नुआकोट जिलों के गांवों को संभलने का 1 मिनट भी क्यों नहीं मिला। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इसमें चीन का बेहद सख्त और पदानुक्रमित, जिसको हम हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं, वो है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि ऊपर वाला चाह भी ले सबसे ज्यादा, तो भी नीचे से इतना मुश्किल होता है कि वो करने नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन पे नहीं जाता हूं। लेकिन चीन में कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकता। चीनी एक कहावत है, थिंग थियन पूरू थिंग सीन, यानी कि कुदरत के भरोसे बैठने से बेहतर है कि सही समय पर मिली सूचना पर भरोसा किया जाए और उसको बताया जाए। लेकिन चूंकि हायरार्की इतनी ज्यादा है कि उनको लगा कि पहले अपनी नौकरी और पहले अपना जो है चमड़ी बचाना है, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि जब तक ऊपर से शीर्ष से पेचिंग से ग्रीन सिग्नल न मिला तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो अधिकारियों ने अपनी चमड़ी और नौकरी तो बचा ली, लेकिन उनकी इसी कारण से बहुत सारे लोग, अब कितने, अभी तो आप दिखा रहे हैं 360, मुझे तो लगता है कि करीब करीब 10,000 लोगों पे का पता कम से कम 1000 लोग तो शायद मर ही चुके होंगे अभी तक। तो सबसे बड़ी गंभीर सवाल दूसरा यह है कि ग्योरोंग पोर्ट के आसपास जो अंधाधुंध आक्रामक निर्माण हो रहा है, अगर आप पहाड़ों को बारूद से उड़ाएंगे, गहरी सुरंगें बनाएंगे, तो हिमालय की नाजुक ढलानें कमजोर होंगी। तो चीनी कंपनियों के इस अंधी दौरे वाले विकास को देखकर मुझे भोजपुरी का एक कहावत याद आता है, दौड़ल चली तो गोड़ टूटी और धीरे चली तो राह छूटी। तो चीन जो है रास्ता इतना तेजी से दौड़ रहा है कि पूरे उसने हिमालय का पैर तोड़ दिया, और हिमालय का पैर तोड़ने से क्या हुआ कि इतना बड़ा मुश्किल आ गया। ये तो मैं लास्ट एक लाइन बताऊंगा कि नेपाल में भी ये बड़ी शक्तियां है। और आप क्योंकि युक्तेश्वर जी इस सब पर निगाह रखते हैं, मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप्स, जो मीटिंग्स होती हैं पर्यावरण के संदर्भ में, जिनमें हाई टी के दौरान चिंता जताई जाती है, बड़े भाषणों में उसकी बात होती है, लंच डिनर्स बड़े महंगे किए जाते हैं और उस दौरान बताया जाता है कि पर्यावरण की चिंता जो है बड़ी भीषण होती जा रही है, वो केवल वहीं तक महदूद होता है। क्योंकि उसके अलावा ये बड़ी ताकतें जो अपने आप को टैग देने में लगी हुई हैं, इसमें होड़ है अमेरिका और चाइना के बीच में, अगर वाकई बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो समझते कि हम बड़ी ताकत बन रहे हैं, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी बन रही है। ये अगर होता तो नेपाल के संदर्भ में देर ना हुई होती और ना हिमालय के साथ ये खिलवाड़ हो रहा होता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल दत्ता मैं ये जानना चाहता हूं, इस तरह की सूचनाएं जो कि एक ज्यादा रिसोर्सफुल कंट्री अपने पास रखता है और उसके पड़ोस में होने वाले किसी बड़े मामले में, मतलब ये मेक एंड मार वाली सिचुएशन का डिफरेंस हो सकता है कोई एक इंफॉर्मेशन, इसके संदर्भ में नियम क्या है सर? क्या वो अपने तक रख सकता है, ये उसका अपना सॉवरेन राइट है, या फिर इस तरह की सूचनाएं साझा करना उसका दायित्व है इस धरती के जिम्मेदार देश होने के नाते? इसके संदर्भ में इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं सर?
दिनेश, बिल्कुल ऐसा है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरेक्शन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये एक इंटरनेशनल चार्टर के माध्यम से वो सारे मुल्क जो एक इलाके के हैं, जैसे हम साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो अगर मैं भारत का संदर्भ आपसे बात करूं तो एक समय था कि हमें पता नहीं चलता था कि साइक्लोन कहाँ पे आने वाला है और कितनी इंटेंसिटी में आने वाला है। उसके बाद अगर आपको याद हो 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में और हजारों लोग वहाँ मारे गए थे। उसके बाद हमारे आईएमडी और हमारे जो इसरो ने सैटेलाइट सिस्टम बनाया जिससे आज के दिन में हमको 72 घंटे की वार्निंग मिलती है, और आज के दिन कोई भी बड़ा साइक्लोन आने पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3-4 आदमी अगर हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी गिनीमत है, नहीं तो हमको बिल्कुल इतनी तगड़ी अर्ली वार्निंग मिलती है कि हम लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं। उसी प्रकार जो 2004 में सुनामी आई थी, हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, तो भारत ने इनक्वायस का एक तंत्र बनाया जिसे हमें आज के दिन में जावा सुमात्रा में आने वाला भूकंप के बारे में 2 घंटे की वार्निंग मिलती है। उन 2 घंटे के अंदर हम पूरे अपने कोस्टल एरिया के जितने गांव हैं उनको इवैक्यूएट कर देते हैं ताकि सुनामी उसको असर ना करें, नहीं तो हजारों की तादाद में 2004 में सुनामी से लोग मारे गए। अभी जहां तक ये पहाड़ी इलाके का सवाल है, पूरा हिमालय एक सेस्मिक जोन है, ये जोन 5 में आता है, यहाँ पे लगातार एक सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। इसके अलावा आज के दिन तिब्बत के अंदर चाइना बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, बांध बना रहा है, नदियों का रुख रोक रहा है। ये एक मैन मेड डिजास्टर चाइना पैदा कर रहा है। और अगर आपको याद हो 3 गॉर्जेस डैम की हम चर्चा करते हैं, भारत को उससे खतरा है। अगर वो डैम बनता है, टूट जाता है या चीन जान के पानी छोड़ देता है, नीचे के इलाके में पूरी तबाही मच जाएगी। जहां तक आज के दिन में भारत का सवाल है, हम अपने बिम्स्टेक है, सार्क के देश हैं, हम सबको अर्ली वार्निंग देते हैं, डाटा शेयर करते हैं। हमारा आईएमडी, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ में तालमेल रखता है। उसी प्रकार साउथ एशियन रीजन के अंदर जितने कंट्रीज हैं, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबके साथ हम ये डाटा शेयर करते हैं अर्ली वार्निंग का। और ये जो चीन कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं पर भी डाटा शेयर नहीं कर रहा है। ये जो अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान का जो वो एक संधि है जिसको हम सिंधु जल संधि बोलते हैं, उसके अंदर भी हम पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर करते थे, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से आज हमने उसको हेल्ड इन अबेंस किया है, हम कोई डाटा शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक दुश्मन देश जो लगातार उग्रवाद को फैला रहा है और वो कर रहा है। और चीन हमको धमकी दे रहा है कि अगर आप ये सिंधु जल ट्रीटी से हटेंगे तो हम भी आपके ऊपर जल छोड़ सकते हैं, हम आपकी भी तबाही ला सकते हैं। तो चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। चीन लगातार अपने इलाके का दहन कर रहा है, तिब्बत का दहन जो उसका इलाका था, क्या आप जनरल दत्ता ये कह रहे हैं था, उसमें कब्जा करके बैठा आज के दिन में चीन, ठीक है। और ये जो कार्रवाई हुई है इसका अर्ली वार्निंग दिया जा सकता था। 40-45 मिनट का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सुनामी का, हमको 1.5 घंटा 2 घंटे का वार्निंग मिलता है। मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा था, नेपाल का रुख करना चाहता हूं। खगेंद्र कर्ण साहब हमारे साथ हैं, एक बार फिर बता दूं आपको, वहां की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ धैर्यकांत दत्त जुड़ रहे हैं जो कि नेपाली जर्नलिस्ट हैं। धैर्यकांत दत्त जी से पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि आज वहां की मीडिया ने इस बात को कितना हाईलाइट किया है, कितनी गंभीरता से लिया है चाइना की तरफ से अर्ली वार्निंग नहीं दिए जाने। जी सही बात है। जो कल का जो घटना है, त्रासदी है, जो नेपाली समय अनुसार करीब 9-9:15 बजे की घटना है ये, और चाइना में करीब 2 घंटा का डिफरेंस है, 2 घंटे आगे है चाइना। जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी पर्सनलिटीज है, रसवा के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है, वो उन लोगों के अनुसार जो बात माना जाए तो उन लोगों का कहना है कि जो बाढ़ आई, त्रासदी आई, उसके बारे में चाइना की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जो उन लोगों ने बोला है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही समय पर आ गया होता तो ये जो डैमेजेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, उसको मिनिमाइज किया जा सकता था। वो सिक्योरिटी पर्सन जो बॉर्डर पर खड़े हुए जो नेपाल की सिक्योरिटी है, उन लोगों का कहना है। सही बात ये है, जो नेपाल, इंडिया और चाइना जो 3 देश है, जो एक रिवर नेटवर्क में बंधा हुआ है, रिवर नेटवर्क है तीनों देशों के बीच। अगर ये नेपाल में कोई वैसी बाढ़ की स्थिति आती है तो भारत को जानकारी दी जाती है, चाइना को भी उसी तरह से जानकारी देने को
कहा गया है। लेकिन कल का जो घटना है इसमें नेपाल के सिक्योरिटी अथवा और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उन लोगों को जानकारी नहीं दी गई, इसके कारण से ये त्रासदी मची। जहां तक अभी चाइना का जो ये आरोप है, चाइना पर जो ये आरोप लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है, इस एलिगेशन को नेपाल स्थित चाइनीज एम्बेसी है उसने खंडन किया है। वो जो चाइनीज एम्बेसी का आज एक तो वक्तव्य आया है, उसका कहना है जी जो हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है ये आरोप गलत है, हम लोगों ने जानकारी देने की प्रयास की है, लेकिन ये जो आरोप लग रहा है जो चाइना ने कोई जानकारी नहीं दी, इसके ये आरोप सरासर गलत। लेकिन जो रियलिटी जो देखते हैं उस इसकी हिसाब से ब्रेकिंग लग रहा बनाइए है जो कह रहे हैं धैर्यकांत दत्त जी जो कह रहे हैं, इसकी ब्रेकिंग बनाइए। चाइना की जो एम्बेसी है नेपाल के अंदर, उसने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि हम पर लगने वाले ये आरोप गलत हैं, हमने ऐसा नहीं किया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और हमने उसको वक्त पर नहीं दिया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई उसको हमने डिसिमिनेट किया है। लेकिन क्या वो ये कह रहे हैं सर कि हमने टाइमली डिसिमिनेट किया है, हमको जैसी इंफॉर्मेशन मिली वैसे ही हमने डिसिमिनेट कर दिया, इसको पहुंचा दिया था आगे? जी, चाइनीज एम्बेसी का कहना है जो हम लोगों ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लुकाया है, सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिसिमिनेट किया है। हाँ। ये जो आरोप लग रहा है ये आरोप सरासर गलत है। आज ही चाइनीज एम्बेसी का एक वक्तव्य आया हुआ नहीं है। तो फिर इसको इसकी और गहराई में जाना पड़ेगा। खगेंद्र कर्ण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खगेंद्र कर्ण जी, ये डिनायल फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है या वाकई उन्होंने इंफॉर्मेशन टाइमली उनके पास जो आई थी दे दी थी, कोई टाइम लैप्स नहीं था? सबसे पहले हम भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस विपदा की घड़ी में भारत सरकार, भारत की जनता, नेपाल सरकार और नेपाल की जनता के साथ खड़ी हुई है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार और भारत जनता को देना चाहते हैं। अभी नेपाल बहुत बड़ा विपदा से गुजर रही है और हम लोग अभी इस सदमे में हैं, कैसे अभी जो है सो वहाँ राहत पहुँचाया जाए, कैसे वहाँ जो है अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उसको उद्धार किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, इसमें हमारी सरकार लगी हुई है और भारत सरकार इसमें सहयोग कर रही है। इसके लिए फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी जो ये चर्चा शुरू हुई है, इसके विषय में हम आपको अभी जानकारी देते हैं कि हम सभी देशों से मित्रता की संबंध रखना चाहते हैं और अभी जो हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन में उधर से क्या हुआ है नहीं हुआ है, इस विषय में हमारी सरकार जांच करेगी। और अभी जो धैर्यकांत जी बोले हैं कि चाइनीज का एम्बेसडर साहब का जो आया है वो डिनाई किए हैं, उस विषय में भी अभी सरकार उसको गंभीरता पूर्वक लिए हैं और उसमें जांच होगी। और क्या हुआ है इसमें अभी प्री मैच्योर्ड होगा, ये अभी हम कहना कि ऐसा ही हुआ था, इसीलिए जो है इसको थोड़ा कुछ दिन देखिए। लेकिन सर मीडिया हाईलाइट कर रहा है और जाहिर है मीडिया के पास सब्सटेंटिव चीजें अगर नहीं होंगी तो वो ये कहते वो ये जनता से जुड़ी विषय है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं रहेगी। जो वहाँ हुआ है सूचना का आदान प्रदान में कुछ जो है सो कमी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो चीज जांच के बाद इसकी जांच के समय मैं इसमें रणजीत जी की भी ओपिनियन लेना चाहता हूं। रणजीत कर्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। रणजीत कर्ण जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? चाइना अपना एक तरीके से अब ये, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये बात जा रही है कि चाइना ने अपना रोल वैसा जैसा उसको निभाना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है या वाकई उन्होंने टाइमली जो इंफॉर्मेशन थी वो दे दी थी? देखिए, एक बहस की बात है। हम लोग अपेक्षा करते हैं चाइना गवर्नमेंट को भी इस समय में इंफॉर्मेशन रहता तो खबर करता है, तो जैसे अभी बाहर में चर्चा हुई, ऐसा बात नहीं। पब्लिक स्तर में चाइना एक डेवलप कंट्री है, बहुत मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत हाई अच्छा उसके पास है, तो जानकारी होना चाहिए था। लेकिन फिर चाइनीज एम्बेसी की स्टेटमेंट आ गई है अभी तक कुछ समय पहले, हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और साथ ही चाइनीज का भी लगभग 5 से 7 आदमी ज्यादा इसमें से उनका जो डेथ हो गया है इसमें फ्रॉड की वजह से, तो इसीलिए हम लोग कोई जानकारी नहीं करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी किसी पर ऐसे आरोप हम नहीं लगा सकते हैं और लगता है हम लोग कोई कम्युनिकेशन की कमी है इसमें, इसीलिए हम लोग कोई आरोप स्क्वायरली नहीं लगाया जा रहा है वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, ये तो आप देख ही रहे हैं। रणजीत कर्ण जी भी यही बात कर रहे हैं, खगेंद्र जी भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन धैर्यकांत दत्त इस बात को कह रहे हैं कि लैप्स हुआ है। हालांकि चाइनीज एम्बेसी जो है इसको डिनाई कर रही है, लेकिन यहां से वो युक्तेश्वर कुमार जी हों जो चाइना को वहां की फंक्शनिंग को
वहां की जो एक तरीके से समझ लीजिए एक पार्टी एक नेता उसका दबदबा, वैसे में जब देश वहां काम करता है तो इंफॉर्मेशन कितनी बाहर जा पाती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी होती है पड़ोसी देश के साथ शेयर किया जाना, वो भी टाइम रहते टाइम पर कितनी जा पाती है नहीं जा पाती, उनका अनुभव वो बता रहे हैं। और सुबह 8:15 बजे तिब्बत में एक 2000 फीट का ग्लेशियर अचानक टूटता है। तो यहां यह भी ध्यान रखिए कि जब आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे सुन रहे हैं कि एक बड़ा ग्लेशियर टूटा, तो ग्लेशियर क्यों टूट रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए क्या किया जा रहा है, कितनी बहस होती है और कितना हासिल, ये भी आप जानते हैं। सुबह 8:37 पर तिब्बत में ग्लेशियर वाली जगह ही 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। अब इसको लेकर दो तरह के नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि पहले भूकंप आया उसकी वजह से ग्लेशियर टूटा, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि यह ग्लेशियर टूटा इस वजह से धरती पर गिरने की वजह से वहां जो कंपन हुआ उसको सिस्मिक एक्टिविटी के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:40 पर नदी का स्तर 1.62 मीटर था। अचानक प्रचंड बहाव शुरू हो गया। सुबह 8:50 पर यह स्याफ्रुबेसी के जल विज्ञान निगरानी केंद्र से डेटा आना बंद हो गया। चेतावनी स्तर 6 मीटर और खतरे का स्तर 9 मीटर निर्धारित था। सुबह 9 बजे रसुआ के स्थानीय प्रशासन को सैलाब की सूचना मिली। सुबह 9 बजे भोटे कोशी नदी में सैलाब की एंट्री हुई। सुबह 9:15 बजे प्रशासन ने करीब 7 लाख लोगों को एसएमएस करके अलर्ट किया। सुबह 9:20 पर बेत्रावती हाइड्रोमीटर से भी डेटा आना बंद हो गया। और ये जो डेटा आना बंद हुआ उस समय, जाहिर है वो एक तरीके से उन आंखों का बंद हो जाने जैसा हो गया जो उस समय अगर ये इनपुट्स मिलते टाइम पर तो उनको एक्शनेबल इनपुट्स में बदल सकते थे। अब जरा देखिए कब कब नेपाल को चीन ने फंसाया। यहां मैं आपको ये तो बताते ही चलूं कि यारलंग सांगपो जो है, इसी को ब्रह्मपुत्र नाम से आप हिंदुस्तान में जानते हैं, इस पर ऑलरेडी एक डैम चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है और ये वाटर बॉम्ब साबित हो सकता है। हिंदुस्तान ने कई बार इस संदर्भ में चिंता जताई है, अरुणाचल खतरे में आ सकता है। ये बात बार बार हिंदुस्तान की तरफ से बताए जाने के बावजूद चाइना यूनिलैटरली ऐसे फैसले कर रहा है जो उसके पड़ोस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब जरा देखिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नेपाल ने चीन से कर्ज लिया था। तो डेट ट्रैप पर फंसाता है चाइना, कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है, अपने एहसान तले एक तरीके से कुछ देशों को दबाता है और फिर वो इतना बड़ा कर्ज लाद देता है कि वो चुका नहीं पाते और इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस में लेता है। ये डेट ट्रैप वाली कहानी तो आप जानते हैं। अब ये वाटर ट्रैप वाली कहानी भी देखते जाइए। इसके साथ साथ चीन के एक्सिम बैंक से नेपाल ने करीब $216 मिलियन कर्ज लिया। तो किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में, और इसीलिए शायद ये जानने के बावजूद कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम चाइना की तरफ से क्रिएट की गई है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा टाइट रोप वॉक होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस चाइना के लिए उसको आईना दिखाया कैसे जाए जिसने इन तमाम जगहों से एक तरीके से डोरियां अपने हाथ में ले रखी हैं। नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं होने से एयरपोर्ट घाटे में है और चीन ने नेपाल के उत्तरी जिलों में अवैध रूप से अतिक्रमण भी किया हुआ है और इनमें रसुआ जिला भी है। ये जहां पर बाढ़ का कहर ज्यादा देखने को मिला है, नोवाकोट, रसुआ, हुमला, रसुआ, दोलखा, सिंधुपाल चौक जिले में चीन ने घुसकर इमारतें बना ली हैं। तो जो सलामी स्लाइसिंग है वो नेपाल में भी आजमाई जा रही है। चीन ने नेपाल को अपने घर पर निर्भर रखने के लिए, अपने पर निर्भर रखने के लिए अघोषित आर्थिक नाकेबंदी कर ली और चीन पर नेपाल के आंतरिक राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। चीन ये करता रहा है और ये छिपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। नेपाल पर चीन का करीब $30 करोड़ का कर्ज है। अब जब डेट ट्रैप होगा, इतने सारे तरीकों से अगर डोरियां थामी गई होंगी किसी देश को, अगर वो सच्चाई का आईना लेकर सामने खड़ा हो जाए तो उसको परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके अगर पहले ही शतरंज की बिसात की तरह सजा दिए गए हों तो जाहिर है मुश्किल होगी। अब मैं जनरल दत्ता आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसे में आइडियली कंट्रीज को करना क्या चाहिए। अब ये बात अपनी जगह सही है, वो ड्रैगन है, एक माइटी कंट्री है और उसकी तरफ से ये किया गया है, अगर तो उसको आईना दिखाने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, इसके अंदर जितने भी हमारे छोटे मुल्क हैं जिनको एक लॉलीपॉप चीन दिखाता है और उनकी उस समय की सरकारों को अपनी जेब में डालता है और अपना इन्वेस्टमेंट करता है, बाद में उनको फंसा लेता है। ये आपने देखा होगा, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, श्रीलंका में उनके हेमंतोता पोर्ट बनाया, जब वो उसको लोन पे बैक नहीं कर पाए, 99 ईयर लीज के लिए उसने ले लिया।
यही गेम वे माल्टी में खेलने की कोशिश कर रहा था। और भारत लगातार अपने छोटे पड़ोसियों को ये बताता आ रहा है कि साहब आप डेट ट्रैप में मत फंसिए, भारत आपका मित्र है, भारत कभी भी आपको ऐसे फैसले नहीं कराएगा कि जहां पर आपको भारत को गुलाम बनना पड़ जाए। अगर हम कहीं जाते हैं हम एक मित्र की तरह जाते हैं, एक भाई की तरह जाते हैं और जाके वहां मदद करते हैं। ये बात श्रीलंका को भी समझ आ गई, मालदीव को भी समझ आ गई और अभी वो अपना अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर वो फंस चुके हैं वहां से उनको निकलना मुश्किल है। यही बात नेपाल के साथ, हमारे भाई हैं नेपाल, हमारे पूरे नेपाल के अंदर हमारी गोरखा रेजिमेंट्स हैं, मैं खुद गोरखा रेजिमेंट का हूं। हमने कभी भेदभाव देखा ही नहीं कि भारत और नेपाल क्या कोई अलग मुल्क हैं, ये भाइयों की तरह हैं। लेकिन नेपाल के अंदर जो अलग अलग समय में सरकारें आई, अपने हित के लिए उन्होंने नेपाल को गिरवी रखा दिया। नेपाल की नागरिक, नेपाल की पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि आपका मित्र कौन है, आपका भाई कौन है और आपका फायदा उठाने वाले कौन हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, ये बाहर के मुल्क को चाहते हैं कि उनका एक फुटहोल्ड बन जाए नेपाल के अंदर। और भारत का जो नेपाल के साथ रिश्ता है, कभी हमारा ये दिमाग में आया ही नहीं कि हम अपने भाई के ऊपर कब्जा करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। नेपाल हमारे लिए बहुत अहम है, नेपाल हमारा भाई है, हमारे साथ का देश है, एक हिंदू राष्ट्र है, हमें उस पर गर्व होता है। हम दुनिया में कहते थे अगर कोई एक हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है। लेकिन उसी के अंदर जो सरकारें आई, चाहे वो कम्युनिस्ट आए हो चाहे जो भी हो, उन लोगों ने नेपाल की सिक्योरिटी को दांव पे लगाया। ये हमारे जो नागरिकों को समझना चाहिए। जब राजा की सरकार थी, राजा एक हिंदू राष्ट्र का राजा था, वहां उस तरीके से कार्रवाई होती थी और सद्भाव रहता था। लेकिन ये चीज नेपाल के पब्लिक को सोचनी पड़ेगी, उनका हित क्या है। सर, मई 2008 में राजशाही के अंत और संविधान संशोधन के बाद नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। तो अब वो हिंदू राष्ट्र तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि हम उसको इनफैक्ट हिंदुस्तान ने कभी किसी की जमीन पर कब्जा करने की मंशा रखी हो, अतिक्रमण किया हो या आक्रमण किया हो, ये कोई इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि इंडिया एज अ कंट्री उसका कंडक्ट क्या है, और चाइना एज अ कंट्री वो भी प्रूव करता रहा है अपना कंडक्ट। लेकिन फिर इसमें जब इतनी सारी चीजों पर, एक तो अतिक्रमण चल रहा है, साथ में डेट ट्रैप में फांस लिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज में से कुछ को इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की जाती है, इंटरनल मामलों में इंटरवेंशंस और नहीं किए जाने पर नतीजे भुगतने की उसमें धमकियां भी होती हैं। तो इसमें एक मुल्क जो लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपनी आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी को लेके चल रहा है, उसके सामने कितने ऑप्शंस रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं, ये दीगर मुद्दा हो जाएगा। लेकिन युक्तेश्वर कुमार जी के पास ये समझने के लिए मैं जाना चाहता हूं। युक्तेश्वर कुमार जी, ये क्या वहां पर, क्योंकि चाइना में जाहिर है ना तो ओपोनेंट्स वैसे आईना दिखा सकते हैं, ना कोई आवाज उठा सकता है, ये घर के भीतर मुद्दा बन सकता है या दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है कि आपने वक्त पर अपने पड़ोसी को क्यों नहीं चेताया? बिल्कुल, क्योंकि यही तो सबसे परेशान करने वाली बिंदु है कि देखिए, हमारे पास भी दाढ़ी है, आपके पास भी दाढ़ी है और मेजर जनरल साहब के पास भी दाढ़ी है, लेकिन किसकी दाढ़ी में तिनका है? आपने समय का भी ढांचा बताया। चीनी दूतावास ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब ये घटना हो गई नेपाल में तो तुरंत आप देखिए उनका चीनी दूतावास का बयान जो है वो तुरंत ये उन्होंने कहा कि यह घटना नेपाल की तरफ हुई है और चीन का कोई बांध या ढांचा नहीं टूटा। तो खुद को पाक साफ दिखाने के चक्कर में यह शक तो जरूर पैदा होता है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। नेपाल में भी एक बहुत, चूंकि हमारे पास धैर्य जी हैं और कर्ण भाई साहब हैं, तो उनके लिए भी एक नेपाल में, चूंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर है वो नेपाल में है, तो वहां कहा जाता है कि पहिरे जानो ठाउमा घर बनाउन हुदैन। तो पहिरो का मतलब होता है भूस्खलन। तो जहां पे भूस्खलन होने की संभावना है वहीं ढांचा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन चीन ने इस भूगर्भीय सच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लगातार होने वाली डीप रॉक ब्लास्टिंग ने वहां के जो परफॉर्म जो है, वहां को जो फ्रॉस्ट, पेरमा फ्रॉस्ट है वहां पे नीचे में, हिमालय के पहाड़ के नीचे में, उसको खोखला कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि मेरे अनुसार ये जो कह रहे हैं कि भूकंप हुआ है वहां पे, और उसकी तीव्रता जो है, जो जियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो 4.4 का है। तो 4.4 तीव्रता का कोई भूकंप बहुत बड़ा विनाशकारी नहीं होना चाहिए।
जब 6 से ज्यादा होता है तब जाता होता है। लेकिन इस तरह से जो वहां पे जिसके दाढ़ी में तिनका है उसने किया है, तो भाई आपको बिल्कुल ही कुछ ना कुछ तो शक पैदा होता है। अगर नहीं हुआ आपसे कोई चूक तो आपको स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच करवाना चाहिए, क्योंकि चीन को यह समझना चाहिए कि यह जो नुकसान हुआ है वो केवल हमारे भाइयों नेपाली भाइयों का नहीं हुआ है। मेरा तो खुद का भाई रहते हैं नेपाल में ही और बहुतों दिनों से रह रहे हैं, तो इसका असर भारत और मेरे खुद के प्रदेश बिहार और यूपी में भी होने वाला है। एक बात बताइए, क्योंकि आप इस पूरी जगह की टोपोग्राफी से, इस पूरी जगह की पॉपुलेशन से सब मतलब मोटे तौर पर आप दूसरों से ज्यादा परिचित हैं, क्या यहाँ अगर वाकई चाइना ने ये पौना घंटा पहले का इस्तेमाल करते हुए और इंसान को इंसान समझते हुए अगर ये वार्निंग दी होती तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते थे? क्या वो लोगों जनहानि के हिसाब से, क्या लोगों को अलर्ट मिलने से बहुत फर्क पड़ता सिनेरियो में ये आधे पौन घंटे से? युक्तेश्वर जी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले से, जैसे कि हमारे चूंकि भारत उस समय, हम 90s में जो सुनामी आया था उस समय उस जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी उसका सिग्नेटरी नहीं था, तो उस समय अमेरिकन को पता था लेकिन हमें बताया नहीं गया। हम उस समय मैं काफी चीजों में था, तो अगर पहले से पता चल जाए, नहीं पहले से पता चले और 45 मिनट का वक्त हो। धैर्यकांत दत्त जी, ये 45 मिनट किस हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते थे? जी बिल्कुल, 45 मिनट का जो समय था, वो आप जो बोल रहे हैं 45 मिनट पहले की बात इंफॉर्मेशन कर दी जाती तो स्वाभाविक है, जो प्री इंफॉर्मेशन होता तो ये डैमेजेस को मिनिमाइज किया जा सकता था। जैसे कि रसवा से बाढ़ शुरू हुई और इधर चितवन तक आया, चितवन और नारायणी धादिंग होते हुए आया, जो इधर जो मैसेज आ चुका था कि बाढ़ आ रही है। उसके बाद जो यहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटीज ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले प्री इंफॉर्मेशन का काम जो किया, माइकिंग करने का काम शुरू किया, उससे बहुत ज्यादा जानों को बचाया गया है, इस खास के निचले हिस्से में आके, धादिंग में, उसके बाद नारायणी में और चितवन के एरिया में। इसी तरह यदि जो 45 जो जिस तरह का इंफॉर्मेशन यदि शुरू में रसुआ बॉर्डर पे आ गया होता तो स्वाभाविक है जो रसुआ बॉर्डर पे भी क्षति को, डैमेजेस को मिनिमाइज किया जा सकता था। लेकिन जो आरोप लग रहा है चाइना पर, जो लेकिन सर एक चीज और है, देखिए अर्ली वार्निंग के हिसाब से मेरे दिमाग में एक और बात आती है। जैसे हिंदुस्तान के बारे में ही देख लीजिए, ये जो ग्लेशियल लेक्स हैं इनमें आउटबर्स्ट की वजह से जो फ्लड की सिचुएशन होती है, जिसे ग्लोफ कहा जाता है, अब ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मतलब एक तो बारिश का पानी जमा होता है उन लेक्स में, साथ में ग्लेशियर पिघलते हैं, उस जगह पर वो पानी भी जमा होता जाता है। कोई छोटी सी सिस्मिक एक्टिविटी हो जाए या हाइड्रोस्टैटिक पावर, वैसे ही जो अंदर भरा हुआ पानी होता है वो दीवारों पर प्रेशर मार रहा होता है, वो दीवारें कच्ची होती हैं, थोड़े बहुत मिट्टी से और इससे बंधी हुई होती हैं, अगर पेड़ पौधे कहीं कुछ हैं तो वो बांधे हुए हैं, वरना वो भी टूट जाता है। तो ये जो झीलें बढ़ती जा रही हैं, इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या ये एक तरीके से अर्ली वार्निंग नहीं है? मतलब ये चेतावनी नहीं है क्या? जब सिस्टमिक एक्टिविटी हो ही जाएगी या कोई बड़ा हिमखंड टूटकर गिर ही जाएगा, उस समय कोई सैटेलाइट से देखकर अगर ये बता ही देगा तो ठीक है, आपको मिल जाएंगे 45 मिनट, 1 घंटे, मतलब कुछ एक जाने आप बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज जो ये लगातार वार्निंग दी जा रही है कि ऐसे ग्लेशियर्स पिघलना बढ़ता जा रहा है, ऐसी झीलों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या ये अपने आप में वार्निंग नहीं है? और क्या ये एक्शनेबल इनपुट नहीं है? और क्या हम इस पर काम करना चाहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको मैं आपसे खगेंद्र जी समझना चाहता हूं। असल में तो हम अपने अस्तित्व को लेकर, हम खुद इंसान ही गंभीर नहीं, हम क्या चाइना पर आरोप लगाएं? जी, वरना ये इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ये डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों में जो काम होते जा रहे हैं, या कार्बन उत्सर्जन की बातें जो बड़ी बड़ी बस कॉन्फ्रेंसेस में बात हो जाती हैं, उसके लेकर बड़े गोल सेट हो जाते हैं जो कभी अचीव नहीं होते, उसके बियॉन्ड हम कहां बढ़ पाए? इसीलिए हमारे जो सभापति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आज ही बोले हैं कि अब चाइना, नेपाल और इंडिया इस ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज के विषय में क्लोजली काम करना पड़ेगा और ये तीनों देश के लिए जो है सो हित में रहेंगे। हमारे यहाँ जो है सो चाइना का फ्लड से अभी बहुत ज्यादा क्षति हुआ सर, है। वैसे एक चीज नटशेल में बताइए, आज की तारीख में चाइना को नेपाल किस तरीके से देखता है? मतलब परसेप्शन के लेवल पर वे आपके दोस्त हैं,
आपके पड़ोसी हैं इसलिए इनएविटेबल है, इसलिए दोस्त हैं, या वो क्या करेंगे कब करेंगे उनका ठीक नहीं है, लेकिन पड़ोसी हैं इसलिए उनका एहतराम है? कैसे देखा जाता है उसको? हमारे लिए सभी देश एक मित्रता की संबंध रखे हुए चलिए, हैं। बहुत और धन्यवाद। ये नेबरिंग पॉलिटिकली किस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है, एक्चुअलिटी क्या है, और ये जो इनपुट्स की बात की जा रही है वो तो ठीक है कि उस समय अलार्म बेल बजानी चाहिए थी चाइना को टाइम पर, लेकिन अभी भी अलार्म बेल बज रही है, घंटियां बज रही हैं, कुदरत बजा रही है, लेकिन लोग सुन रहे हैं क्या? इंसानियत सुन रही है क्या? दुनिया को इसकी चिंता है क्या? दिल्ली से ये बड़ी खबर, दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए और स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 3000 के पार पहुंच गए हैं इन्फ्लुएंजा ए के केसेस। H1N1 संक्रमितों की संख्या पहुंची 2612। 24 घंटों में H1N1 के 166 नए केस आए। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया।